हेलो दोस्तों, साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो BPSC 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अतः जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को जो उंगली से सीधा धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, जड़त्व का नियम। तो देखिए, दिए गए उदाहरण में पूर्व की अवस्था को कायम रखना जो है, जो कायम रखना चाहता है, जो जड़त्व के नियम से संबंधित है। जड़त्व के नियम को गैलीलियो ने दिया था, जो न्यूटन के प्रथम गति नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा घर्षण बल के बारे में, तो देखिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन क्या होगा? तीसरा, यानी रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होती हैं। मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो रोलिंग घर्षण का मान सबसे कम होता है। रोलिंग घर्षण का मान सबसे कम होता है तथा स्थितिज घर्षण का मान सबसे अधिक होता है। स्थितिज घर्षण का मान सबसे अधिक होता है, रोलिंग घर्षण का मान सबसे कम होता है। जब दो सतहों के बीच विपरीत गति होती है तो उनके बीच उत्पन्न उष्मा का कारण घर्षण होता है। बॉल बेयरिंग लोटनिक घर्षण को सर्पी घर्षण बल में परिवर्तित कर देता है। बॉल बेयरिंग लोटनिक घर्षण को जो सर्पी घर्षण, ठीक है, बल में परिवर्तित कर देता है। दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान 2 गुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा फर्स्ट, यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये 2 गुना हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो है F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है G/m/r²। ठीक है, तो F बराबर जो होता है Gm/r²। यदि किसी एक का द्रव्यमान 2 गुना होता है तो बल भी जो है 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल लोलक का आवर्तकाल T है। यदि लोलक की लंबाई 21% बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल कितना प्रतिशत जो है बढ़ जाएगा? तो यहाँ पे देखिए, तो T बराबर क्या होता है? T बराबर होता है 2π√L/g। ठीक है, क्या होता है? T बराबर 2π√L/g, यानी T समानुपाती √L। ठीक है, T समानुपाती √, क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए T समानुपाती √L, तो यहाँ पे L और √L कहता है 21% बढ़ा दें, कितना हो जाएगा? 21। अब देखिए, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा कितना? 11। तो 10 से कितना हो गया? 10 से 11। अब कितना का वृद्धि हुआ है? तो देखिए, वृद्धि हुआ है 1 का, किस पे? 10 पे, गुना में 100। कितना प्रतिशत का वृद्धि हो गया? तो 10। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, 10%। कहता है कि एक व्यक्ति ने अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया है। इस लेंस की क्षमता 115 का यदि आप देखें तो लेंस की क्षमता, ठीक है, लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? 1/f। ठीक है, P बराबर 1/f। P बराबर क्या होता है? तो ये होता है 1/f, यानी ये हो जाएगा आपको, यानी 100 बट्टा में f मीटर में, तो 20, ये मीटर में, तो 20 पंचे कितना? 100। तो ये हो जाएगा आपको 5, यानी इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यानी 5 डायोप्टर। उसके बाद देखिए यहाँ पे है कि एक चुंबक आकर्षित करता है तो उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, लोहा कोबाल्ट एवं निकेल लौह अनुचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, लोहा कोबाल्ट एवं निकेल लौह अनुचुंबकीय पदार्थ है। कहता है ये पदार्थ अर्थ में विशेष हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले
उनके संयोजकता कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चुंबकीय जो द्विध्रुव के रूप में कार्य करते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों वाले इन पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट कथा एक विद्युत बल्ब फिलामेंट में 0.5 एम्पियर धारा 10 मिनट के लिए प्रवाहित की जाती है। परिपथ से गुजरने वाले विद्युत आवेश की गणना 117 का देखिए। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, तो धारा दे दिया गया है आई बराबर 0.5 एम्पियर, समय दे दिया गया है 10 मिनट। ठीक है, तो आई कितना है 0.5 एम्पियर। ठीक है, समय दे दिया गया है 10 मिनट। ठीक है, कितना 10 मिनट। समय जो है आपको 10 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड यानी 600 सेकेंड। क्या हो जाएगा 600 सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए धारा बराबर क्या होता है क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी, धारा बराबर आवेश बट्टा समय। ठीक है, तो आवेश बराबर क्या होगा धारा गुने समय। आवेश बराबर क्यू बराबर आई टी हो जाएगा, यानी 0.5 गुने 600 कितना हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा, 300 किलो। तीसरा ऑप्शन देखिए 118 है कि जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी बात सही होती है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, यानी सूर्य हमारे पीछे होता है तथा वर्षा की बूंदें हमारे सामने होती हैं। तो देखिए परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है जब सूर्य हमारे पीछे होता है तथा वर्षा की बूंदें हमारे सामने होती हैं, तब इंद्रधनुष को देख पाते हैं। ठीक है, तो सूर्य हमारे पीछे तथा वर्षा की बूंदें हमारे सामने। नेक्स्ट है कहता है कि एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी है जिसकी आवृत्ति 840 ठीक है हर्ट्ज और गति जो है 380 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे देखिए आपको निकालना है, कहता ध्वनि की जो है तरंगदैर्घ्य कितनी है। तो v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है म्यू लेम्डा। ठीक है, v बराबर क्या होता है म्यू लेम्डा। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए गति कितना दे दिया गया है 380। ठीक है, गति है 380 और देखिए यहाँ पे जो है कहता आवृत्ति है कितना 840 इंटू लेम्डा। ठीक है, इंटू में क्या है लेम्डा, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपको, तो लेम्डा बराबर क्या होगा, तो 38/84। ठीक है, अब इसको यदि आप भाग देते हैं तो 19 दूनी 38, तो चौका 8 तो 2 4, 19 बट्टा कितना हो जाएगा 42। ठीक है, तो इसको भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 0.45 मीटर, 0.45 मीटर, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता पृथ्वी की सतह द्रव्यमान m और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है त्वरण खाली स्थान के अनुपातिक होता है। तो यहाँ पे देखिए g बराबर क्या होता है, g बराबर होता है कैपिटल GM बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो g बराबर होता है GM बाई आर स्क्वायर, यानी GM बट्टा में आर स्क्वायर, GM बट्टा में आर स्क्वायर, यानी g जो है समानुपाती है m बाई आर स्क्वायर के। ठीक है, g समानुपाती m बाई आर स्क्वायर यानी फर्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट, कहता एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई किसी प्रेक्षक से दूर जा रही है, तो सायरन के सामान्य तारत्व के सापेक्ष जो है उसकी ध्वनि का तारत्व क्या होगा। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो ये हो जाएगा आपको, ये कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट हो जाएगा यानी कम। तो देखिए डॉपलर प्रभाव से दूर जाने पर आवृत्ति या तारत्व पिच कम होगा। ठीक है, डॉपलर प्रभाव के अकॉर्डिंग यदि देखें तो दूर जाने पर आवृत्ति या तारत्व यानी पिच क्या होगा, कम होगा, तथा पास आने पर पिच जो है बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, और यहाँ पे जो था देखिए यहाँ पे कैपिटल जी का मान क्या होता है,
तो कैपिटल जी का मान होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11, 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या होगा? पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 122। कथा कि संलग्न परिपथ में एक का मान क्या होगा? ठीक है, आई का मान क्या होगा जबकि 3 ओम प्रतिरोध में धारा का मान 2 एम्पियर है। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो देखिए 3 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, 3 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर यानी भी बराबर क्या होगा? आई आर। तो 3 गुने 2 कितना होगा? 6। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 6 एम्पियर। समांतर क्रम में जुड़े सभी तारों की सिरों पर विभवांतर समान होगा। समांतर क्रम में जुड़े सभी तारों की सिरों पर विभवांतर समान होगा। अतः 1 ओम प्रतिरोध का विभवांतर 6 वोल्ट होगा। कितना होगा? 6 वोल्ट। तो यहाँ से देखिए तो धारा बराबर यानी आई बराबर क्या होता है? V बट्टा आर। तो आई बराबर होता है V बट्टा में आर। ठीक है, तो V का मान कितना है? 6 और R का मान कितना है? R का मान है 1, यानी ये हो जाएगा कितना? 6 एम्पियर। तो यानी तीसरा ऑप्शन देखिए, कहता कौन सा जो है शून्य त्वरण से गति करते हुए पिंड के वेग समय ग्राफ निरूपण करता है। 123 का दूसरा ऑप्शन समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा। तो जब वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा में होती हैं तो इसका त्वरण शून्य होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वेग समय के साथ निरंतर अर्थात वेग में परिवर्तन शून्य है। तो समय अक्ष के समांतर। ठीक है, तो कहता है कि कौन सा शून्य जो है त्वरण से गति करने पर पिंड के वेग समय ग्राफ का निरूपण करता है। तो समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा। नेक्स्ट, रासायनिक प्रतिक्रिया में संपूर्ण ऊष्मा परिवर्तन समान होती हैं, चाहे वह एक या कई चरणों में, 2 या 2 से अधिक चरणों में लाई गई हो। इससे क्या कहा जाता है? तीसरा ऑप्शन यानी इसके बोलते हैं हेस का नियम। तो देखिए हेस के नियम के अनुसार रासायनिक प्रतिक्रिया में संपूर्ण ऊष्मा परिवर्तन समान होती हैं, चाहे वह 1 या 2 से अधिक चरणों में लाई गई हो। यह नियम में प्रतिक्रिया के लिए पूरी एंथैल्पी परिवर्तन सभी परिवर्तनों का जोड़ है। यह नियम स्थिर अवस्था का प्रत्यक्षीकरण करता है। नेक्स्ट, कहता कौन से निम्नलिखित में से कौन से रूप में लौह अयस्क की बहुलता होती है? 125 का होगा दूसरा Fe2O3 रूप में लौह अयस्क की बहुलता होती है। Fe2O3 में लौह अयस्क की बहुलता होती है। कहता रासायनिक अभिक्रिया में फास्फोरस के ऑक्साइड का काम 126 का होगा तीसरा, यानी एक अम्लीय एनहाइड्राइड का है। तो रासायनिक अभिक्रिया में फास्फोरस के ऑक्साइड का काम एक अम्लीय एनहाइड्राइड का है। नेक्स्ट, 250 ml H2SO4 में H+ यानी हाइड्रोजन आयन की संख्या 127 का देखिए। तो यहाँ पे जो हो जाएगा तो देखिए हाइड्रोजन आयन की संख्या बराबर होता है दिया गया ml में आयतन बटा 1000 ml का आयतन अगुने एवोगाड्रो संख्या अगुने एक अणु में आयनों की संख्या। तो यहाँ पे क्या होगा? तो ml में 250, ठीक, उसके बाद 1000 ml में आयतन बट्टा में 1000, उसके बाद देखिए गुने एवोगाड्रो 6.022 गुने 10 के पावर 23, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपको एक अणु में आयनों की संख्या। तो एक अणु में आयनों की संख्या गुना में कितना? 2, ठीक है, गुना में हो जाएगा 2, क्योंकि H2SO4 में H+ आयन जो है ये SO4 आयन, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें
इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3.0 यानी दूसरा ऑप्शन। कहता है NaCl प्लस AgNO3 प्लस ये बना है AgCl प्लस NaNO3 उपरोक्त प्रतिक्रिया है 128 में। देखिए तो ये आपको NaCl ये बना NaCl प्लस AgNO3 ये बना AgCl और NaNO3 यहाँ पे 128 का देखिए तो यहाँ पे राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन यानी दोहरी विस्थापन प्रतिक्रिया। तो जब सोडियम क्लोराइड NaCl सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ अब जो क्रिया करता है तो यह सिल्वर क्लोराइड AgCl और सोडियम नाइट्रेट NaNO3 का निर्माण करता है। ठीक है, इस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और इसलिए यह द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट कहता है कि पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण के लिए उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री है 129 का होगा दूसरा यानी एल्यूमिना मिट्टी एवं जिप्सम। तो देखिए पोर्टलैंड सीमेंट सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाली सीमेंट है। यह जो है एल्यूमिना मिट्टी एवं जिप्सम से मिलकर बना है। जिप्सम मिलाने से जो सेटिंग टाइम बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेटलिंग टाइम क्या होता है, बढ़ता है। तो पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण के लिए उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री एल्यूमिना मिट्टी एवं जिप्सम। ठीक है, कच्ची सामग्री मिट्टी एवं एल्यूमिना मिट्टी एवं जिप्सम। नेक्स्ट कहता है यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 और धारा जो है 300 हो तो 1 मिनट में एक लैंप से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। 130 का देखिए तो I बराबर क्या होता है Q/T। I बराबर होता है आपको Q/T। I बराबर Q/T यानी IT/E। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हो जाएगा ये हो जाएगा कितना 300 गुने, ठीक है 300 गुने 10⁻³ ठीक है 300 गुने 10⁻³ और गुना में कितना, गुना में हो जाएगा 60 और बाय होगा 16 गुने 10⁻⁻19 क्या होगा 16 गुने 10⁻⁻19। ठीक है, चूँकि I बराबर QT यानी Q यानी NE/ क्या होगा I बराबर QT यानी NE/T क्या होगा NE/T। तो N बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से यदि देखें तो N बराबर होगा IT/E। तो N बराबर IT/E। ठीक है IT/E इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1.125। ठीक है 1.125। नेक्स्ट कहता कि pH को किसकी मदद से सतत रखा जा सकता है। 131 का तीसरा ऑप्शन बफर विलयन। तो वह घोल जिसमें अल्प मात्रा में अम्ल या भस्म मिलाने से घोल का pH लगभग अपरिवर्तित कांस्टेंट रहता है, बफर विलयन जो कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट साबुन उद्योग का एक उत्पाद है। तो तीसरा ऑप्शन ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल साबुन उद्योग का जो है उप उत्पाद है। साबुन फैक्ट्री अम्ल के सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं जिन्हें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उबालकर बनाया जाता है। वसा और तेलों का हाइड्रोलिसिस होता है जिससे ग्लिसरॉल और कच्चे साबुन का उत्पादन होता है। फिर कहता है कि फोटोग्राफिक प्लेटों को काले कागजों से ढक कर रखा जाता है क्योंकि 133 का तीसरा ऑप्शन यानी प्लेट पर लगा सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील है। काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में आने नहीं देता। तो देखिए ग्लिसरॉल यहाँ पे जो है प्लेट पर लगा सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में आने नहीं देता है। ठीक है,
अब देखिए 2Ag Br ये बनाता है 2Ag + Br, तो यह प्रकाश संवेदी अभिक्रिया है जिसमें रजत ब्रोमाइड टूटकर सिल्वर दे देता है। इसी अभिक्रिया को होने के लिए इसे काले कागज से ढक कर रखते हैं। रजत दर्पण में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम वर्षा में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, कहा था कि सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिकरण उत्पादन में आने वाली दो गैसें 134 का होगा दूसरा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का औद्योगिक जो है उत्पादन जो है सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण से होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को आइल ऑफ पेट्रोल भी कहते हैं। ठीक है, H2SO4 को रसायनों का सम्राट यानी किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। ठीक है, H2SO4 को जो रसायनों का सम्राट यानी किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, कहता सही कथन पहचाने। तो 135 को यदि देखें तो दूसरा ऑप्शन देखिए, यानी अम्लों के पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। तो 7 से कम पीएच अम्ल को इंगित करता है, जबकि 7 से अधिक पीएच एक क्षारीयता को इंगित करता है। पीएच मूल्य 7 किसी तत्व के उदासीनता को दर्शाता है। 136 कहता है कि ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। 136 का फर्स्ट यानी पायरुविक अम्ल। तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया को EMP पथ भी कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है। इसमें ग्लूकोज का एक अणु विघटित होकर पायरुविक अम्ल का 2 अणु बनाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें जो है विषम बीजाणुकीयता पाई जाती है। 137 का तीसरा ऑप्शन यानी सिलेजीनेला एवं मार्सिलिया। तो देखिए सिलेजीनेला एवं मार्सिलिया पौधे टेरिडोफाइटस समूह में शामिल है। इनमें विषम बीजाणुकीयता पाई जाती है, जबकि लाइकोपोडियम जो है लाइकोपोडियम ट्रायोप्टेरिस आदि में समबीजाणुकीयता पाया जाता है। 138 नंबर देखिए, कहा कि मेंटल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब 138 का फर्स्ट माता पिता की शुद्ध प्रजनन है। तो मेंडल का नियम तभी लागू होता है जब माता पिता की प्रजनन क्रिया शुद्ध होता है। देखिए नेक्स्ट देखिए, कहा कि नेमाटोब्लास्ट या दंश कोशिकाएं जो किस जंतु में पाई जाती हैं। तो तीसरा ऑप्शन यानी निडारिया। तो देखिए एनीमेलिया कोशिकाएं जो है फाइलम जो निडारिया में पाई जाती है, जिसमें जेलीफिश और समुद्री एनीमोन शामिल है। कहता है इन जानवरों के तंबू जो उनके शरीर पर चुभने वाले कैप्सूल होते हैं, जिनका उपयोग लंगर, बचाव और शिकार को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे होगा निडारिया। नेक्स्ट देखिए, कहा कि एरोबिक श्वसन में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट हो जाएगा ऑक्सीजन। एरोबिक श्वसन सेलुलर श्वसन की एक प्रक्रिया है जो भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में होती हैं। अधिकांश पौधों और जानवरों, पक्षियों, मनुष्यों और अन्य स्तनधारियों में इस प्रकार का श्वसन सामान्य है। कहता इस प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड को अंतिम उत्पाद के रूप में जो है उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट 141 कहता कौन एक दिशात्मक खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे होगा दूसरा घास, हिरन, शेर। घास, हिरन, शेर एक दिशात्मक जो है पोषणज स्तर के आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस आहार श्रृंखला में घास उत्पादक
जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट जैसे भोजन तैयार करने के लिए सूर्य से प्रकाश का उपयोग करता है। इस घास को तब हिरण द्वारा खाया जाता है और हिरण को मांसाहारी शेर खा जाता है। कहता ऊर्जा का स्थानांतरण घास से हिरण और फिर शेर तक होता है। 142। कहता कि मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें खाली स्थान कहा जाता है श्वसन के दौरान जो गैसीय आदान प्रदान के लिए जो सतत प्रदान करती हैं। 142 का होगा तीसरा ऑप्शन यानी एल्वियोलाई। ठीक है, तो हमारे फेफड़ों में एल्वियोली नामक संरचनाएं लगभग 300 मिलियन गुब्बारे जैसी होती हैं। ये संरचनाएं रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट को ऑक्सीजन के साथ जो है बदल देती हैं। ठीक है, जब संरचनाएं हवा से भर जाती हैं तो फेफड़े जो मानव शरीर में जो एकमात्र अंग बन जाता है। ठीक है, जो जो पानी पर तैरते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि ट्रेकिया जिसे आमतौर पर श्वसन नली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि साइनस सिर या मस्तिष्क का वह स्थान जो नासिक पृष्ठ से समृद्ध होता है। धमनियाँ रक्त वाहिकाएं होती हैं जो हृदय से शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचती हैं। 143 तक 143 की यदि बात करें तो भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में जो है पारित किया गया? तो 143 का जो राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन यानी 1974। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा जल अधिनियम 1974 में जो है जल प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण एवं देश में जल की जो है स्वास्थ्यता को बनाए रखने या बहाल करने हेतु जो है अधिनियमित किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए 1974। नेक्स्ट है कहता ऐसी जो समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न तो लाभ और न ही हानि को क्या कहते हैं? 144 को तीसरा ऑप्शन सहभोजिता। सहभोजिता एक दीर्घकालिक जैविक अंतःक्रिया है जिसमें एक प्रजाति के सदस्य जो लाभ प्राप्त करते हैं जबकि अन्य प्रजातियों के सदस्य को न तो लाभ होता है न ही नुकसान होता है। उदाहरण के तौर पर मवेशियों के बछड़े व मवेशियों के बीच संबंध, पेड़ों की शाखाओं पर उगने वाले आर्कटिक समुद्री एनीमोन एवं क्लाउनफिश जो है रेमोरा मछली व शार्क। नेक्स्ट है कहता है कि संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए किसका जो है परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है? 145 का होगा आपको फर्स्ट यानी सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा तो देखिए पुरस्कृत खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए जिन पदार्थों या रसायनों का उपयोग किया जाता है उन्हें आमतौर पर खाद्य संरक्षक के रूप में जाना जाता है और प्रसंस्कृत भोजन की सुरक्षा के लिए सोडियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग जो परिरक्षक के रूप में किया जाता है। 146 कहता है कि एक आर्द्र नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलयन की बूंद रिसकर निकलने लगती हैं। यह इस कारण होता है। तो देखिए 146 को यह होगा तीसरा ऑप्शन यानी मूल दाब। तो देखिए यदि नम दिन की सुबह एक छोटे या नरम तने वाले पौधों को काटा जाता है तो धनात्मक जड़ दबाव के कारण घोल की बूंदें तने से निकल जाती हैं। जड़ दबाव एक धनात्मक दबाव है जो कुछ पौधों की जादू के जाइलम रस में विकसित होता है। यह सक्रिय जल अवशोषण की अभिव्यक्ति है। कुछ मौसमों में जड़ दबाव देखा जाता है जो इष्टतम चयापचय गतिविधि का पक्ष लेते हैं और वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं। चक्रवात तटीय क्षेत्रों में मृदा
की उर्वरता को कैसे घटाते हैं? 147 का होगा तीसरा, भूमि के लवण जल खारे पानी से बाढ़ग्रस्त करके। तो देखिए, चक्रवात के दौरान तेज हवाएं मिट्टी की ऊपरी परत को उड़ा देती हैं, साथ ही जो पानी मिट्टी पर बहता है वह खारा होता है। इससे मिट्टी में बहुत अधिक नमक जमा हो जाता है और मिट्टी अपनी उर्वरता खो देती है। फिर कहता है कि कौन सा जो है कथन निराई के संबंध में सही नहीं है? 148 का हो जाएगा फर्स्ट। देखिए क्या होगा, बी और सी। तो खरपतवारनाशी फसल और किसानों के लिए हानिकारक नहीं है। फिर है निराई फसलों की कटाई से ठीक पहले करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, तो देखिए खरपतवार तो वे रसायन जो कृषि क्षेत्र से खरपतवारों को साफ करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, खरपतवार नाशक कहलाते हैं। खरपतवारों को हटाने से खेत में उगने वाली फसलों के लिए प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट कहता है कि क्यों जलीय पादपों के पास अच्छी तरह से विकसित मूल तंत्र नहीं होता? 149 का होगा दूसरा, यानी उन्हें जल सोखने के लिए लंबी जड़ों की आवश्यकता नहीं होती। तो देखिए, आमतौर पर जलीय पादपों के जड़ों का विकास बेहतर नहीं होता, क्योंकि उनकी दशाएं अपने जलीय पर्यावरण से जो आवश्यक सभी पोषक तत्व प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। ठीक है, अगर जलीय पादप जो बहते पानी में रहता है और ज़मीन से जुड़ा होता है, तो पौधे की जल की धारा से बचाने के लिए आमतौर पर अच्छी तरह से विकसित होना होगा। ठीक है, लेकिन स्थिर जल में रहने या तैरते जलीय पादपों में जड़ प्रणाली को विकसित करने में ऊर्जा की खपत होती है। स्थिर जल में रहने वाले जलीय पादपों के लिए जड़ों का मुख्य उद्देश्य मजबूत पकड़ बनाना और जो जल भराव खाली मिट्टी से पोषक तत्वों को प्राप्त करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 150 कहता कि जैव मंडल नियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 150 का हो जाएगा आपको जो है फर्स्ट हो जाएगा। तो देखिए, जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व, तो बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़े संरक्षण क्षेत्र और इनमें एक से अधिक राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य शामिल हो सकते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मेन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। बायोस्फीयर रिजर्व में एक कोर एरिया, एक बफर जोन और एक ट्रांजिशन जोन होता है। कोर क्षेत्र में मानव गतिविधियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित, बफर जोन में पर्यटन, अनुसंधान और चराई जैसी गतिविधियों को शामिल किया है। संक्रमण क्षेत्र में मानव बस्तियों की भी अनुमति है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा, यानी उनकी कोई निश्चित परिधि या सीमाएं नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर